कर सकता है। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं उसी डिफरेंशिएशन और मेमोरी जनरेशन को। अब हमको पता है कि बी सेल्स जो हैं वो 3 तरीके के सेल्स में डिफरेंशिएट हो सकते हैं। पहला तो है प्लाज्मा सेल, जिससे कि एंटीबॉडी का सिक्रीशन होता है। दूसरा होता है मेमोरी सेल। मेमोरी सेल का काम क्या होता है कि अगर फिर से सेम तरीके का इन्फेक्शन हो तो ये सेल्स जो हैं वो तुरंत इम्यून रिस्पॉन्स को स्टार्ट कर सकते हैं। और कुछ सेल्स जो हैं, कुछ बी सेल्स, वो वापस जर्मिनल सेंटर्स में जाएंगे और जर्मिनल सेंटर्स में जाने के बाद वो हाई एफिनिटी एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। चलिए समझते हैं सबसे पहले कि प्लाज्मा सेल्स का कैसे फॉर्मेशन होता है। तो देखो, जैसे ही बी सेल्स एक्टिवेट होते हैं, बी सेल्स के एक्टिवेशन के बाद कई तरीके के फंक्शन हो सकते हैं। जैसे कि जैसे ही बी सेल एक्टिवेट होगा वो एंटीजन को प्रेजेंट कर सकता है, कुछ साइटोकाइन्स को सिक्रीट कर सकता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल होता है इसका वो होता है एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करना। अब बी सेल्स को जब एंटीबॉडी में का प्रोडक्शन करना पड़ेगा तो हमको ये जरूरी है कि पहले बी सेल्स जो है वो एंटीबॉडी फॉर्मिंग सेल्स में कन्वर्ट हो जाए। अब एंटीबॉडी फॉर्मिंग सेल्स को कहा जाता है प्लाज्मा सेल्स। और ये जो एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं वो बन रहे होते हैं लिम्फ नोड या फिर स्प्लीन के एक्स्ट्रा फॉलिकुलर प्राइमरी फोकाई में। फॉलिकल से बाहर एक प्राइमरी फोकाई पाया जाता है, वहां पे बन रहे होते हैं हमारे। अब जब प्लाज्मा सेल बनता है ना, तो प्लाज्मा सेल डायरेक्टली नहीं बन जाता। जैसे ही एक बार बी सेल एक्टिवेट हुआ तो बी सेल्स एक्टिवेट होके प्लाज्मा ब्लास्ट सेल्स का फॉर्मेशन कराते हैं। और ये प्लाज्मा ब्लास्ट सेल्स बनता कब है? देखो, जैसे ही बी सेल्स का एक्टिवेशन हो गया, बी सेल्स के एक्टिवेशन के बाद हमारी जो एक्टिवेटेड बी सेल्स हैं वो लिम्फ नोड या फिर स्प्लीन में रेड और व्हाइट पल्प का जो बॉर्डर होता है जिसे कहा जाता है मेडुलरी कोड, ये दिख रहा है मेडुलरी कोड। तो अल्टीमेटली हमारे जो बी सेल्स होते हैं वो चले जाते हैं तुम्हारे मेडुलरी कोड में, और वहां पे बी सेल्स बनाते हैं प्लाज्मा ब्लास्ट सेल्स। और प्लाज्मा ब्लास्ट सेल्स बनने के बाद, मतलब पहले बी सेल्स प्लाज्मा ब्लास्ट सेल्स बनाएंगे और प्लाज्मा ब्लास्ट सेल्स बाद में कन्वर्ट हो जाएगा प्लाज्मा सेल्स में, जैसे कि यहाँ पे देखने को मिल रहा। ये रहा हमारा नेब बी सेल। नेब बी सेल की अगर बात करो तो इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे आईजीएम देखने को मिलता है, लेकिन ये नेब बी सेल किसी भी तरीके का एंटीबॉडी सिक्रेट नहीं करता। लेकिन जैसे ही नेब बी सेल ने एंटीजन का एनकाउंटर किया, एंटीजन के कारण ये एक्टिवेट हो जाएगा और सबसे पहले बनेगा यहाँ पे प्लाज्मा ब्लास्ट सेल्स। प्लाज्मा ब्लास्ट सेल्स एंटीबॉडी सिक्रीट करना तो स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन अभी भी इनकी जो प्रोलिफरेशन की टेंडेंसी होती है वो खत्म नहीं होती है। अभी भी ये लोग प्रोलिफरेट कर सकते हैं। इसके अलावा इसके ऊपर बी सेल रिसेप्टर भी देखने को मिल जाता है। इसको कहा जाता है प्लाज्मा ब्लास्ट सेल। अल्टीमेटली प्लाज्मा ब्लास्ट सेल्स जो होते हैं वो प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसके ऊपर पहली बात तो वो लोग डिवाइड नहीं करते हैं। दूसरी बात, ना तो इसके सेल के सरफेस के ऊपर इम्यूनोग्लोबुलिन पाया जाता है, और तीसरी बात ये लार्ज अमाउंट में एंटीबॉडीज को सिक्रीट कर सकते हैं। इन्हें ही कहा जाता है एएफसी। एएफसी किसको कहा गया अभी तुरंत हमने देखा। एएफसी का मतलब है एंटीबॉडी फॉर्मिंग सेल्स। तो एंटीबॉडी फॉर्मिंग सेल्स कौन से हो गए हमारे? एक तो हो गया प्लाज्मा ब्लास्ट और दूसरा हो गया प्लाज्मा सेल्स। इस तरीके से प्लाज्मा सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। अब कैसे हो रहा है तो देखो, प्लाज्मा सेल्स का ग्रोथ और सर्वाइवल दो सिग्नल पे डिपेंड करता है। एक सिग्नल तो है इंटरल्यूकिन 6 और दूसरा सिग्नल है अप्रैल। ठीक है।
अब जो इंटरल्यूकिन 6 है उसकी वजह से तो ग्रोथ देखने को मिलता है। एप्रिल क्या है, तो एप्रिल एक एंटी एपोप्टोटिक लिगेंड होता है, और एंटी एपोप्टोटिक होने की वजह से ये सेल्स सरवाइव कर सकते हैं। किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, तो ये प्रोड्यूस किया जाता है डेंड्राइटिक सेल्स और मोनोसाइट्स के द्वारा लिम्फ नोड में। तो लिम्फ नोड में एप्रिल और इंटरल्यूकिन 6 आर प्रोड्यूस्ड बाय डेंड्राइटिक सेल्स एंड मोनोसाइट्स व्हिच गिव सिग्नल फॉर द ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ द बी सेल्स। ठीक है, हमको पता ही है कि जब अप्रैल बनेगा तो BCL XL और BCL2 को क्या कर देगा, एक्टिवेट करवा देगा। जैसे ही BCL2 BCL XL एक्टिवेट हो जाएगा, एपोप्टोसिस नहीं हो पाएगा। ठीक, लेकिन अब मजे की बात अब स्टार्ट होती है कि जो एंटीबॉडी फॉर्मिंग सेल्स होते हैं, एंटीबॉडी फॉर्मिंग सेल्स को अगर देखो तो अगर हमने आज इम्यूनाइजेशन किया, इम्यूनाइजेशन का मतलब आज हमने किसी एक माउस के अंदर एंटीजन को डाल दिया है, तो 3 दिनों के बाद ही क्या हो सकता है, उसके स्प्लिन या फिर लिम्फ नोड में एंटीजन फॉर्मिंग सेल्स देखने को मिल सकते हैं। अब ये जो एंटीजन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं वो स्टार्टिंग में तो बना रहे होते हैं IgM, क्योंकि हमने जब क्लास स्विचिंग पढ़ा था तो हमने बोला था कि जो सबसे पहला एंटीबॉडी बनता है वो बनता है IgM। लेकिन 5-6 दिनों के बाद देखोगे तो यहाँ पे IgG का प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो जाता है। अब ये चीज कैसे होती है, तो ये चीज डिपेंड करती है ऑन द क्लास स्विचिंग रिकॉम्बिनेशन के ऊपर। हमने पढ़ा था कि एंटीबॉडीज में जो तुम्हारा IgM है वो सबसे पहले बाय डिफॉल्ट बनने वाला एंटीबॉडी होता है, लेकिन एक बार बी सेल्स एक्टिवेट हो जाएं तो एक्टिवेशन के बाद उसमें क्लास स्विचिंग होती है, और क्लास स्विचिंग के बाद IgG के साथ ही साथ IgD बनने लग जाता है, IgD के बाद IgG बनने लग जाता है, फिर IgA बनने लग जाता है, और सबसे लास्ट में IgE का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब बी सेल्स एक्टिवेट होते हैं तो इनिशियली वो लोग IgM एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन एक्टिवेशन के कुछ दिनों के बाद IgG एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, और ये होता है क्लास स्विचिंग रिकॉम्बिनेशन के द्वारा। साथ ही साथ इन सेल्स में सोमेटिक हाइपर म्यूटेशन भी देखने को मिलता है। अब सोमेटिक हाइपर म्यूटेशन किसे कहा था, कि एक बार जब बी सेल एक्टिवेट हो जाएंगे तो उसमें म्यूटेशन का नंबर जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, उसे ही हमने कहा था सोमेटिक हाइपर म्यूटेशन। इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि एंटीबॉडी के जीन में बहुत ज्यादा म्यूटेशन की वजह से, और म्यूटेशन होगा CDR वाले रीजन में, CDR वाले रीजन में म्यूटेशन की वजह से बहुत सारे ऐसे एंटीबॉडी बन सकते हैं जो एक ही एंटीजन को अलग अलग एफिनिटी के साथ बाइंड कर सकते हैं, और अलग अलग एफिनिटी की एंटीबॉडीज में से वो एंटीबॉडी जो सबसे ज्यादा एफिनिटी रख सकती है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। इसे ही एफिनिटी सिलेक्शन एंड मैच्योरेशन कहा जाता है। ठीक है, अब ये चीज तो हो गया कि प्लाज्मा सेल्स बनेंगे, और प्लाज्मा सेल्स क्या करना स्टार्ट कर देंगे, एंटीबॉडी को सिक्रीट करना स्टार्ट कर देंगे, और एंटीबॉडी ही मेजर सोर्स होती है ह्यूमोरल इम्यूनिटी की। अब एंटीबॉडी जो है वो बॉडी में हर जगह डिफ्यूज हो सकती है, लिम्फ नोड से बाकी बॉडी के जगहों पे जाती है, और जाने के बाद वो एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बनाती है, और एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद उसका ऑप्सोनाइजेशन हो सकता है, उसके कारण डीग्रेन्युलेशन हो सकता है, और भी बहुत सारे तरीके के इफेक्टर रिस्पॉन्स देखने को मिल सकते हैं। अब कौन कौन से तरीके के इफेक्टर रिस्पॉन्स जनरेट होते हैं इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। अब ये तो हुआ पहला बात। दूसरा बात ये हो सकता है कि कुछ बी सेल्स जो हैं वो वापस जाके फॉलिकल्स में इंटर कर जाएंगे, और फॉलिकल्स
में इंटर करने के बाद जर्मिनल सेंटर रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे। तो पहले तरीके के सेल्स तो प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट हुए। अब जो दूसरे तरीके के कुछ बी सेल्स हो सकते हैं, जो एक्टिवेटेड बी सेल्स हैं, वो एंटीजन से बाइंड करने के बाद डिवाइड करते हैं, बहुत तेजी से डिवीजन होता है, और डिवीजन करने के बाद ये लोग क्या हो जाते हैं, फॉलिकल्स में चले जाते हैं। अब फॉलिकल्स में याद रखना, देखो अभी जैसे ही बी सेल एक्टिवेट होता है, बी सेल्स जैसे ही फॉलिकल के अंदर इंटर होता है, फॉलिकल के अंदर वो इन्वायरमेंट होता है जहां पे सेल का हो सकता है क्लोनल सिलेक्शन, साथ ही साथ वहां पे उनका डिवीजन भी बहुत ज्यादा होता है, और साथ ही साथ ये डिफरेंशिएट हो सकते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर कहलाते हैं वो कहलाते हैं जर्मिनल सेंटर, जहां पे हमारे, देखो जर्मिनल सेंटर किसे कहा जाता है, तो अगर जनरल लैंग्वेज में तुमको समझाना है किसी को, तो ये बोल सकते हो कि जैसे ही बी सेल एक्टिवेट हुए, वो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के फॉलिकल्स में चले जाते हैं, और फॉलिकल्स में जाने के बाद डिवाइड होना स्टार्ट हो जाते हैं और डिफरेंशिएट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो वाले फॉलिकल्स जहाँ पे एक्टिवेटेड बी सेल्स डिवाइड हो रहे हैं और डिफरेंशिएट हो रहे हैं, वो स्ट्रक्चर कहलाते हैं जर्मिनल सेंटर। अब जर्मिनल सेंटर में कौन कौन से सेल्स देखने को मिलते हैं, तो जर्मिनल सेंटर्स में तो सबसे इंपॉर्टेंट वो सेल्स, जो वो बी सेल्स देखने को मिलेंगे जो डिवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल्स देखने को मिल सकते हैं, टी फॉलिकुलर हेल्पर सेल्स देखने को मिल सकते हैं, और मैक्रोफेजेस देखने को मिल सकते हैं। अब एंटीजन के नेचर पे डिपेंड करता है कि जर्मिनल सेंटर्स कितने दिनों के बाद सबसे ज्यादा पीक पे देखने को मिलेगा। कुछ एंटीजन में 7 से 12 दिन देखने को लग सकता है, और लगभग 3 से 4 हफ्तों के अंदर उस इन्फेक्शन को क्या कर दिया जाता है, किल कर दिया जाता है। अब इस डायग्राम को देखोगे तो इस डायग्राम से तुमको चीजें समझ में आ जाएगी कि ये हो गया तुम्हारा पूरा का पूरा सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, और इस सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में 2 जोन्स होते हैं, जिसको एक को हम कह रहे हैं लाइट जोन और एक को कह रहे हैं हम लोग डार्क जोन। ये फॉलिकल का स्ट्रक्चर है। फॉलिकल में 2 जोन्स होते हैं, एक तो होता है डार्क जोन जो कि बाहर की तरफ होता है, लाइट जोन जो कि बीच में होता है, और लाइट जोन और डार्क जोन के बीच का जो एरिया होता है उसे लाइट डार्क इंटरफेस कहा जाता है। ठीक है, अब इसका रोल क्या होता है ये चीज समझना है हम लोगों को। तो समझ लो कि जैसे ही एंटीजन का इनकाउंटर हुआ, एंटीजन के इनकाउंटर होने के बाद जो नेब बी सेल हैं, वो एक तो जैसे ही पहली बात समझना है हम लोग की कि जो एंटीजन है वो टी डिपेंडेंट एंटीजन होना चाहिए। अब टी डिपेंडेंट एंटीजन जैसे ही आके इसके ऊपर नेब बी सेल के ऊपर बाइंड करेगा, हमने देखा कि प्लाज्मा सेल्स का फॉर्मेशन हो सकता है। प्लाज्मा सेल का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, प्राइमरी फोकस के मेड्यूलरी कॉर्ड्स में होगा, और वहां पे तुम्हारा प्लाज्मा सेल बन सकता है जो एंटीबॉडी सिक्रेट करे। दूसरे सेल्स जो है वो बन सकते हैं मेमोरी सेल्स। लेकिन कुछ सेल्स जो हैं जो एक्टिवेट हो जाते हैं और माइग्रेट करके पहुंच जाते हैं कहाँ पे, जर्मिनल सेंटर्स में। अब जर्मिनल सेंटर में भी हमने देखा कि 2 जोन है, एक है डार्क जोन और दूसरा है लाइट जोन। अब देखो जहां डार्क जोन होता है वहां पे होता है प्रोलिफरेशन एंड सोमेटिक हाइपर म्यूटेशन। जहां पे डार्क जोन होता है वहां पे सेल्स प्रोलिफरेट कर रहे होते हैं, और वहां पे सोमेटिक हाइपर म्यूटेशन देखने को मिलता है। और जो लाइट जोन होता है, यहाँ पे हम उन बी सेल्स को सेलेक्ट करते हैं जो कि हाई एफिनिटी के एंटीबॉडी। स्क्रीन दिख रहा है क्या सबको? अब जी सर। चलो, नहीं दिख रहा है मेरे को। दिख रहा है, आ जाएगा। हाँ अभी आ गया। चलो, तो यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं जर्मिनल सेंटर्स में 2 जोन है, एक डार्क जोन है, एक लाइट जोन है। जैसे ही बी सेल्स एक्टिवेट होंगे वो पहुंच जाएंगे डार्क जोन में,
और डार्क जोन में ये सेल्स प्रोलिफरेट करना स्टार्ट करेंगे, और प्रोलिफरेट करने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा और बहुत सारे सेल्स का फॉर्मेशन होगा। साथ ही साथ ये जो बी सेल्स एक्टिवेट हुए हैं वहाँ पे सोमेटिक हाइपर म्यूटेशन स्टार्ट हो जाएगा। सोमेटिक हाइपर म्यूटेशन की वजह से इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे अलग अलग तरीके के एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन होगा, और उसके बाद जो तुम्हारे अलग अलग तरीके के एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने वाले बी सेल्स हैं वो सेलेक्ट किए जाएंगे। पहले देखा जाएगा कि क्या सोमेटिक हाइपर म्यूटेशन की वजह से यहाँ पे जो बी सेल रिसेप्टर बने हैं वो एंटीजन के साथ बाइंड कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। अगर एंटीजन के साथ बाइंडिंग नहीं हो पाती है तो वो तो एपोप्टोसिस में चले जाते हैं। लेकिन हो सकता है कि कुछ बी सेल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ऐसे एंटीबॉडीज आ गए हों जो कि एंटीजन के साथ ज़्यादा एफिनिटी के साथ बाइंड कर सकते हैं और उसको टी हेल्पर सेल्स को प्रेजेंट भी कर सकते हैं। और जैसे ही टी हेल्पर सेल्स को प्रेजेंट किया जाएगा ये बी सेल्स को सिग्नल मिलेगा, और ये सिग्नल मिलने के बाद फॉलिकल्स के अंदर प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी सेल्स का फॉर्मेशन हो सकता है। इसके अलावा कुछ सेल्स वापस डार्क जोन में जा सकते हैं, और डार्क जोन में जाने के बाद इनका क्या हो सकता है, और ज़्यादा प्रोलिफरेशन सोमेटिक हाइपर म्यूटेशन हो सकता है, फिर से उनका सिलेक्शन देखने को मिल सकता है। तो अल्टीमेटली 3 तरीके के रिस्पॉन्स हो गए। पहला तो प्लाज्मा सेल बन गया, दूसरा मेमोरी सेल, और तीसरा कुछ सेल्स चले गए जर्मिनल सेंटर्स में जहाँ पे डार्क जोन में इन्होंने प्रोलिफरेशन किया, सोमेटिक हाइपर म्यूटेशन हुआ, अलग अलग एफिनिटी के एंटीबॉडी रखने वाले बी सेल्स का प्रोडक्शन हुआ। अब हमने सिलेक्शन कर लिया कि कौन से बी सेल्स जो है वो एंटीजन के साथ ज़्यादा एफिनिटी के साथ बाइंड कर सकते हैं। हमने उनको सेलेक्ट किया और उनको डिफरेंशिएट करवा दिया बाय द हेल्प ऑफ टी हेल्पर सेल्स, ताकि वो लोग प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी सेल्स का फॉर्मेशन कर सके जर्मिनल सेंटर्स के अंदर। और जर्मिनल सेंटर्स के अंदर जब ये एंटीबॉडी बनाने वाले सेल्स बनेंगे तो यहाँ पे होगा ये कि ये जो मेमोरी, यहाँ पे जो प्लाज्मा सेल्स बने थे, ये प्लाज्मा सेल्स जो थे वो वहाँ पे सोमेटिक हाइपर म्यूटेशन उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे पूरा का पूरा क्या हुआ है, सोमेटिक हाइपर म्यूटेशन हुआ, उसके बाद एफिनिटी मैच्योरेशन देखने को मिला। अब एफिनिटी मैच्योरेशन और सोमेटिक हाइपर म्यूटेशन के बाद सेल्स को सेलेक्ट किया गया है, तो यहाँ से प्रोड्यूस होने वाले जो एंटीबॉडीज होंगे वो एंटीबॉडीज ज़्यादा एफिनिटी के होंगे, ज़्यादा इफेक्टिव होंगे, जाके वो एंटीजन के साथ बाइंड करके उसको न्यूट्रलाइज करा सकते हैं। अब यही चीज के बारे में है कि सोमेटिक हाइपर म्यूटेशन और क्लास स्विचिंग रिकॉम्बिनेशन कैसे होता है, तो इसके बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ लिया था जब हम लोग पढ़ रहे थे आईजीजी जीन का रीअरेंजमेंट के बारे में। तो उसके बारे में हमको फिर से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना सा पता चल रहना चाहिए कि जो हमारा सोमेटिक हाइपर म्यूटेशन होता है और हमारा जो क्लास स्विचिंग रिकॉम्बिनेशन होता है उसमें एक एंजाइम जिसका नाम है एक्टिवेशन इंड्यूस्ड साइटिडीन डीएमिनेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब इसके कारण क्या होगा, यहाँ पे ये वाले जो हमारे इस एंजाइम के प्रेजेंस में सेल के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में पहली बात तो म्यूटेशन देखने को मिल सकता है जिसको सोमेटिक हाइपर म्यूटेशन कहेंगे। इसके अलावा यहाँ पे साइटिडीन डीएमिनेज की वजह से जेनेटिक कोडॉन में चेंज आ सकता है और क्लास स्विचिंग भी देखने को मिल सकती है, अल्टरनेट स्प्लाइसिंग भी देखने को मिल सकती है। अब ये तो हो गई थी क्लास स्विचिंग और उसकी बात। अब मेमोरी सेल्स का फॉर्मेशन होता है, तीसरे सेल्स मेमोरी सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो मेमोरी सेल्स उन्हीं सेल्स में से कुछ सेल्स को सेलेक्ट करके मेमोरी सेल्स का प्रोडक्शन करा लिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो मेमोरी सेल्स बनते हैं वो बनते हैं एक तो तुम्हारे जर्मिनल सेंटर्स के अंदर, और कुछ मेमोरी सेल्स का प्रोडक्शन जर्मिनल सेंटर के बाहर भी हो सकता है। और यही जो मेमोरी सेल्स होते हैं
ये बॉडी में लंबे समय तक प्रेजेंट होते हैं और सेकेंडरी इन्फेक्शन के दौरान तुमको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। अब देखो, मेमोरी सेल्स के दो सबसेट हो सकते हैं। मेमोरी सेल खुद की बी मेमोरी सेल्स कितने तरीके का हो सकता है? दो तरीके का हो सकता है। पहला सबसेट जो होता है वो अर्ली इम्यून रिस्पॉन्स के दौरान बनता है, जब तक जर्मिनल सेंटर ना बना हो तब से पहले ही बनना स्टार्ट हो जाते हैं, और ये एक्सक्लूसिवली आईजीएम रखते हैं अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, जिसमें म्यूटेशन नहीं देखने को मिला, सोमेटिक हाइपर म्यूटेशन। तो देखो, जब अर्ली इम्यून रिस्पॉन्स के दौरान जब तक टर्मिनल सेंटर नहीं बने हैं, कुछ सेल्स मेमोरी सेल में कन्वर्ट हो सकते हैं और इन मेमोरी सेल्स के ऊपर आईजीएम एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है। और ये जो मेमोरी सेल्स अर्ली रिएक्शन के दौरान बने हैं, वो क्या कर सकते हैं? एंटीजन के कांटेक्ट के कई हफ्तों तक कंटिन्यूअसली क्या हो सकते हैं? बनते रह सकते हैं। और इसको हम क्या कर सकते हैं? आराम से रिटेन कर सकते हैं। और फिर उसके बाद जैसे ही जर्मिनल सेंटर में ये लोग इंटर होते हैं, इंटर होने के बाद कुछ सेल्स जर्मिनल सेंटर में इंटर होंगे, और इंटर होने के बाद अलग तरीके के मेमोरी सेल्स का प्रोडक्शन हो सकता है। तो एक जो जर्मिनल सेंटर नहीं बना है, उससे पहले ही मेमोरी सेल्स प्रोड्यूस हो जाए, तो वो पहला सबसेट हो गया। दूसरा सबसेट तो वो होते हैं जो कि बनते हैं हमारे जर्मिनल सेंटर्स के अंदर। अब जर्मिनल सेंटर्स के अंदर ही पहली बात तो हमने देखा सोमेटिक हाइपर म्यूटेशन होता है, जिसके कारण हाई एफिनिटी के मेमोरी बी सेल्स का प्रोडक्शन हो सकता है, जहां पे क्लास स्विचिंग भी देखने को मिल सकती है। तो आईजीएम के साथ ही साथ अलग अलग तरीके के एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट हो जाएंगे, और ये वाले जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने वाले प्लाज्मा सेल्स होते हैं, कुछ मेमोरी सेल्स जो हैं वो जीसी में ही, जर्मिनल सेंटर में ही रुकेंगे, और कुछ मेमोरी सेल्स जो हैं वो एंटीजन के ड्रेनेज साइट तक पहुंचेंगे, और वहां पे जाके वो उनको एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देंगे। ये तो हो गया मेमोरी सेल की बात। कुछ प्लाज्मा सेल्स जो होते हैं वो भी लॉन्ग लिविंग होते हैं, जिन्हें लॉन्ग लिविंग प्लाज्मा सेल्स भी कहा जाता है, और ये एंटीजन स्पेसिफिक एंटीबॉडीज को बहुत लंबे समय तक प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, अब ये कहा जा रहा है कि एक एग्जाम्पल लिया गया है कि स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट में बना हुआ कुछ प्लाज्मा सेल ऐसे हो सकते हैं, कुछ एंटीबॉडीज ऐसे हो सकते हैं जो स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट में 75 या फिर उससे ज्यादा साल तक भी क्या हो रहे होते हैं? प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। मतलब कुछ प्लाज्मा सेल्स जो होते हैं वो लॉन्ग लिविंग भी हो सकते हैं। अब ये चीज कैसे होती है तो समझो। पहला इन्फेक्शन आया, और पहले इन्फेक्शन के 10 दिन के बाद कुछ जर्मिनल सेंटर के बी सेल्स जो होते हैं वो उसके अंदर वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स बनते हैं जो प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होने के लिए जरूरी है। और फिर ये जो तुम्हारे जर्मिनल सेंटर्स के अंदर कन्वेंशनल बी सेल्स में से कुछ बी सेल्स जो होते हैं वो लॉन्ग लिविंग प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। अब कैसे होता है? तो देखो, इंटरैक्शन होता है बी सेल का फॉलिकुलर टी हेल्पर सेल से, जिसके ऊपर PD1 रिसेप्टर पाया जाता है, और इसका जो लिगेंड होता है PD लिगेंड 1, PD लिगेंड 2, वो पाया जाता है जर्मिनल सेंटर बी सेल्स से। तो जैसे ही तुम्हारा फॉलिकुलर हेल्पर टी सेल, उसके ऊपर PD1 रिसेप्टर है, वो बी सेल्स जिनके ऊपर PD का लिगेंड 1 और PD का लिगेंड 2 प्रेजेंट है, उन बी सेल्स के बीच में इंटरेक्शन हो गया तो समझ जाओ लॉन्ग लिविंग प्लाज्मा सेल्स का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही इंटरेक्शन होगा, उसके अंदर कीमोकाइन रिसेप्टर CXCR5 का एक्सप्रेशन कम हो जाएगा,
और CXCR4 का एक्सप्रेशन बढ़ जाएगा, और ये वाले जो सेल्स हैं वो फॉलिकल्स को छोड़ के पेरिफेरल सर्कुलेशन में चले जाएंगे और वापस बोन मैरो में भी जा सकते हैं, कुछ लोग गट और लंग्स के म्यूकोसल टिश्यू में जा सकते हैं, और यहाँ पे ये लोग लंबे समय तक एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन कर सकते हैं। अब देखो तो ये जो लॉन्ग लिविंग प्लाज्मा सेल्स होते हैं वो जर्मिनल सेंटर के सेल से बने हैं, तो उसमें सोमेटिक हाइपर म्यूटेशन भी हुआ है, एफिनिटी मैचुरेशन भी हुआ है, तो उसकी वजह से यहाँ पे जो प्रोड्यूस होने वाले एंटीबॉडीज होते हैं वो बहुत ज़्यादा एफिनिटी के होते हैं। ठीक है, उसी चीज़ का यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है कि जैसे बी सेल एक्टिवेट हुआ, जर्मिनल सेंटर में गया, जर्मिनल सेंटर में वो प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट हुआ, प्लाज्मा सेल्स में अब CCXR5 का एक्सप्रेशन कम हो गया, इसमें इस तरीके के सेल में CXCR4 का एक्सप्रेशन ज़्यादा होता है, और CXCR1 के एक्सप्रेशन के बाद ये जो सेल्स होते हैं वो इंटरएक्ट करते हैं तुम्हारे फॉलिकुलर हेल्पर टी सेल्स के साथ। उनके ऊपर क्या होता है, एक रिसेप्टर होता है, उसकी लिगेंड के साथ इंटरेक्शन के बाद ये सेल्स एक्टिवेट हो सकते हैं, और एक्टिवेट होने के बाद ये सेल्स बॉडी में लॉन्ग टाइम तक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर सकते हैं। अब मेमोरी सेल्स का रिस्पॉन्स कैसे होता है ये भी समझ लेते हैं। अब मान के चलो बॉडी में कोई सेकेंडरी, टर्सरी या फिर कोई एडवांस क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया, तो यहाँ पे जो रिस्पॉन्स होता है वो ज़्यादा फास्टर और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है एज कंपेयर टू प्राइमरी रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, कुछ बी सेल्स को मेमोरी सेल्स के फॉर्म में स्टोर करके रख लेते हैं। अब यहाँ पे नेब बी सेल और मेमोरी बी सेल्स के बीच में डिफरेंस ये होता है कि जो यहाँ पे जो कैल्शियम मेमोरी सेल्स में कैल्शियम का जो इंक्रीज रेट होता है वो ज़्यादा देखने को मिलता है, तो कैल्शियम की वजह से सिग्नलिंग जो है वो मेमोरी सेल्स में ज़्यादा हो सकती है एज कंपेयर टू बी सेल्स। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे प्रोलॉन्ग्ड कैल्शियम रिस्पॉन्स देखने को मिलता है हमको तुम्हारे मेमोरी सेल्स के अंदर। अब जैसे ही कोई एक एंटीजन वापस अंदर में आएगा तो ये मेमोरी सेल्स उसके साथ इंटरएक्ट कर सकते हैं, इंटरएक्ट करने के साथ ही साथ ये टी सेल्स को एक्टिवेट कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग CD80, 86 या फिर CD40 का एक्सप्रेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ उनके ऊपर BAFF का रिसेप्टर पाया जाता है ताकि सर्वाइवल सिग्नल मिल सके उसको। अब जैसे ही ये लोग एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेंगे, टी सेल्स की मदद से ये लोग जल्दी से डिफरेंशिएट होना स्टार्ट हो जाएंगे, और डिफरेंशिएट और डिवाइड होने के बाद फिर से प्लाज्मा सेल्स का प्रोडक्शन होगा, और प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस होके उन एंटीजन्स को किल कर देंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने उसको डायग्रामेटिक रूप से समझ रहे। ये देखो अर्ली मेमोरी रिस्पॉन्स में क्या होता है। सबसे पहले ये रहा तुम्हारा प्लाज्मा सेल, जैसे ही बॉडी में एंटीजन आ गया है प्लाज्मा सेल्स क्या करेगा, ये तुम्हारे जो मेमोरी सेल्स हैं वो प्लाज्मा सेल और ज़्यादा मेमोरी सेल्स का प्रोडक्शन कराएंगे। ये जो तुम्हारे प्लाज्मा सेल्स है वो प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडी सिक्रीट करेंगे जो कि एंटीजन के साथ बाइंड करके उसको न्यूट्रलाइज कर जाएंगे। लेकिन लेट रिस्पॉन्स में क्या होगा, लेट रिस्पॉन्स के दौरान जो तुम्हारे ऐसे मेमोरी सेल जिनके ऊपर IgM है वो क्या करना स्टार्ट करेंगे, IgM प्रोड्यूसिंग प्लाज्मा सेल्स, IgM प्रोड्यूसिंग बी सेल्स जो कि जर्मिनल सेंटर्स में जाएंगे, और IgM मेमोरी सेल्स का फॉर्मेशन करवाएंगे। तो ये जो प्लाज्मा सेल्स हैं वो एंटीबॉडीज यानी कि IgM प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देंगे। ये जर्मिनल सेंटर्स में जाएंगे तो एफिनिटी मैच्योरेशन, सोमेटिक हाइपर म्यूटेशन, प्रोलिफरेशन देखने को मिलेगा, और ये जर्मिनल सेंटर से बाहर मेमोरी सेल्स का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, और बॉडी के अंदर जैसे ही कोई एक एंटीजन आता है तो रिस्पॉन्स देखने को मिल सकता है। और जो
प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के दौरान नए बने हुए बी सेल्स होते हैं, उसमें से अधिकतर बी सेल्स 14 से 18 दिनों के अंदर क्या मार दिए जाते हैं। ओनली कुछ बी सेल्स जो होते हैं वही बचते हैं जिनको मेमोरी सेल्स कहा जाता है। ये तो पूरा टी डिपेंडेंट रिस्पॉन्स हो गया। अब आते हैं हम टी इंडिपेंडेंट रिस्पॉन्स कैसे देखने को मिलता है। तो हमने बोला था कि टी इंडिपेंडेंट रिस्पॉन्स के लिए दो तरीके के टी इंडिपेंडेंट एंटीजन है, टाइप 1 टाइप 2। एग्जाम्पल क्या था टाइप 1 का? बैक्टीरिया के सेल वॉल का कंपोनेंट जैसे कि लिपोपॉलीसेकेराइड। और यहाँ पे जो टाइप 2 का एग्जाम्पल है वो है पॉलीमेरिक प्रोटीन एंटीजन और कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड। अब देखो, जब टी डिपेंडेंट एंटीजन से सिग्नलिंग चलती है, टी इंडिपेंडेंट और टी डिपेंडेंट के बीच में कंपैरिजन स्टार्ट करो तो क्या देखने को मिलता है? जो तुम्हारे टी डिपेंडेंट एंटीजेंस होते हैं वहां पे जैसे ही इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है, क्लास स्विचिंग भी होती है, एफिनिटी मैच्योरेशन भी होता है, मेमोरी सेल का प्रोडक्शन भी होता है और पॉलीक्लोनल तरीके के एंटीबॉडीज बनते हैं। लेकिन टी इंडिपेंडेंट एंटीजन की वजह से ना तो आइसोटाइप स्विचिंग देखने को मिलती है, ना तो एफिनिटी मैच्योरेशन देखने को मिलता है, और अगर देखने को मिलता भी है तो वो बहुत लिमिटेड अमाउंट में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये चीज भी यहीं पे क्लियर कर लेते हैं कि टाइप 1 तरीके के टी इंडिपेंडेंट एंटीजन को पहचाना जाता है B1 बी सेल्स के द्वारा और फॉलिकुलर हेल्पर सेल्स के द्वारा। टाइप 2 को भी फॉलिकुलर हेल्पर सेल्स के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। तो लिपोपॉलीसेकेराइड का एग्जांपल लेके चलते हैं। लिपोपॉलीसेकेराइड जो होता है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के ऊपर एक्सप्रेस किया जाता है, और ये जो लिपोपॉलीसेकेराइड है वो इनेट इम्यून रिसेप्टर यानी कि टॉल लाइक रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करता है। और टॉल लाइक रिसेप्टर में भी कौन सा टॉल लाइक रिसेप्टर? टॉल लाइक रिसेप्टर 4 के ऊपर बाइंड करता है, और बाइंड करने के बाद यहाँ पे ये रिस्पॉन्स जनरेट करना स्टार्ट कर देता है। जबकि टी इंडिपेंडेंट 2 टाइप का जो एंटीजन होता है, जैसे कि कैप्सुलर बैक्टीरियल पॉलीसेकेराइड या फिर बैक्टीरिया का फ्लैजिला, ये डायरेक्टली बी सेल से उसके रिसेप्टर के द्वारा बाइंड नहीं करता। यहाँ पे क्या होता है, पहले हम लोग उन एंटीजन के ऊपर कुछ कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स के फ्रेगमेंट जोड़ देते हैं, जैसे C3D और C3DG, और जैसे ही उनके ऊपर कॉम्प्लीमेंट जुड़ जाता है, अब जाके ये बाइंड कर सकता है तुम्हारे बी सेल रिसेप्टर से और CD21 रिसेप्टर से। और जैसे ही बाइंडिंग होती है, अब जाके सिग्नल स्टार्ट होता है मार्जिनल जोन बी सेल्स के अंदर, और ये लोग रिस्पॉन्स जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब जो टी इंडिपेंडेंट एंटीजन के अगेंस्ट में रिस्पॉन्स होता है, हमको पता है कौन कौन से सेल्स दिखा सकते हैं। एक तो तुम्हारा पहला बात दिखाया जा सकता है बाय द B1 सेल्स। अब B1 सेल्स भी खुद दो तरीके के हो सकते हैं, B1A B1B, और मार्जिनल जोन सेल्स की वजह से दिखाया जा सकता है। अगर दोनों के बीच में देखो कहाँ, अच्छा साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे ये भी देख ले रहे हैं B2B सेल्स जो कि टी डिपेंडेंट होते हैं, वो कहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो अगर देखो तो तुम्हारे जो B2B सेल्स होते हैं वो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में देखने को मिलते हैं। B1 सेल्स जो होते हैं वो प्लूरल और पेरिटोनियल कैविटी, साथ ही साथ स्प्लीन में देखने को मिलते हैं। मार्जिनल जोन बी सेल्स जो होते हैं वो मार्जिनल जोन्स में देखने को मिलते हैं। अगर डाइवर्सिटी की बात करो तो यहाँ पे बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलता है, यहाँ इन दोनों सेल्स में डाइवर्सिटी थोड़ी कम देखने को मिलती है। अगर एंटीबॉडी के रिस्पॉन्स की बात करो तो यहाँ पे B2B सेल्स को स्लो रिस्पॉन्स देखने को मिलता है, जबकि ये जो टी इंडिपेंडेंट एंटीजन है ये लोग रैपिड रिस्पॉन्स दे सकते हैं। अब क्लास स्विचिंग होता ही नहीं है टी इंडिपेंडेंट वालों में, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर IgD का लेवल जो होता है वो बहुत कम देखने को मिलता है, जबकि B2B सेल्स में क्लास स्विचिंग देखने को मिलती है तो IgD ज़्यादा देखने को मिलता है। सोमेटिक हाइपर म्यूटेशन की बात कर ले तो सोमेटिक हाइपर म्यूटेशन B1 सेल्स में देखने ही को नहीं मिलता है,
और मार्जिनल जोन बी सेल्स में होता है, लेकिन ओनली प्राइमेट्स में, रोडेंट्स में अभी तक हमको कंफर्म पता नहीं है। अब हेल्प की बात करें तो यहाँ पे जो B2B सेल्स होते हैं उसको T सेल्स हेल्प करते हैं, B1 सेल्स को T सेल्स के हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे मार्जिनल जोन सेल्स को भी B सेल्स की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन सॉरी T सेल्स की जरूरत नहीं पड़ती है। T सेल्स हेल्प ना करे तो भी ये लोग रिस्पॉन्स जनरेट कर सकते हैं, लेकिन अगर T सेल्स आ जाए तो इम्यून रिस्पॉन्स को इन्हेंस किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। जर्मिनल सेंटर की बात करें तो ओनली B2 सेल्स ही होते हैं जो जर्मिनल सेंटर्स में जाते हैं, B1 सेल्स और मार्जिनल जोन्स नहीं जाते हैं। B2 सेल्स सभी तरीके के एंटीबॉडी के आइसोटाइप्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन B1 और मार्जिनल जोन्स जो B सेल्स जो होते हैं वो IgM को ही प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। मेमोरी की बात करें तो B2B सेल्स ही मेमोरी प्रोड्यूस करते हैं, B1 सेल्स में बहुत कम मेमोरी बनती है और मार्जिनल जोन्स के अंदर भी बहुत कम अमाउंट में IgM प्रोड्यूस करने वाले मेमोरी सेल्स का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे B1B सेल्स की बात कर रहे हैं हम, तो B1B सेल्स जो होते हैं वो इनेट और एडाप्टिव इम्यूनिटी के बीच की कड़ी है, ठीक है, और ये लोग सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के बाहर पाए जाते हैं। B1 सेल्स जो होते हैं वो B2 सेल्स की तुलना में कम डाइवर्सिटी रखते हैं, और हमने जैसे कि पहले देखा हुआ है कि जो B1 सेल्स होते हैं वो एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ही बन जाते हैं और इनके पास अपना सेल्फ रिन्यूअल क्षमता पाया जाता है। तो यहाँ पे B1B सेल्स अपने आप को क्या कर सकते हैं, बिना हिमेटोपोएसिस के भी अपने पॉपुलेशन को मेंटेन कर सकते हैं। और जैसे ही कोई एक एंटीजन का चैलेंज आता है, ये सेल्स जो हैं वो लो एफिनिटी के IgM एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। अब ये वाले बी सेल्स की अगर बात करूं B1B सेल्स के ऊपर, तो उसके ऊपर C5 एंटीजन हमको देखने को मिलता है, और C5 एंटीजन जिन भी बी सेल्स के ऊपर देखने को मिल रहा है उसको हमने B1B सेल्स बोल दिया है। और B1B सेल्स जो होते हैं वो B2B सेल्स की तुलना में जल्दी बन जाते हैं, और बॉडी में ओनली 5% बी सेल्स जो होते हैं वो B1B सेल्स होते हैं। बॉडी के कैविटीज में पाए जाते हैं, पेरिटोनियल कैविटी जिसे कहा जाता है वहां पे पाए जाते हैं, और वहां पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो जाए उससे बचाने का काम करते हैं हम लोग को, और ये T इंडिपेंडेंट एंटीजन के द्वारा एक्टिवेट किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई एक तुम्हारा लिपोपॉलीसेकेराइड आ गया, चाहे फॉस्फोकोलिन आ गया, तो B1B सेल्स उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। इसमें ना तो सोमेटिक हाइपर म्यूटेशन होता है, ना तो यहाँ पे क्लास स्विचिंग देखने को मिलती है, तो यहाँ पे IgM एंटीबॉडी ही प्रोड्यूस हो रहे होते हैं जिसकी एफिनिटी थोड़ी कम होती है B2B सेल्स की तुलना में। अब ये तो हो गया हमारे B1B सेल्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब B1B सेल्स को कुछ साइटोकाइंस चाहिए होते हैं, अगर वो साइटोकाइंस मिल गए तो वो क्या कर सकता है, और ज़्यादा अच्छे से रिस्पॉन्स शो कर सकता है। और उसी के तुलना में अगर मार्जिनल जोन बी सेल्स की बात करें तो वो पाए जाते हैं मार्जिनल जोन में। मार्जिनल जोन हमने किसको बोला था, तो स्प्लिन में 2 रीजन पढ़ा था हमने, एक पढ़ा था तुम्हारा क्या बोलते हैं रेड पल्प, दूसरा पढ़ा था व्हाइट पल्प। तो जहाँ पे रेड पल्प और व्हाइट पल्प के रीजन को अलग किया जा रहा होता है उसे कहा जाता है मार्जिनल जोन, और यहाँ पे जो बी सेल्स पाए जाते हैं वो मार्जिनल जोन बी सेल्स कहलाते हैं, और ये भी T इंडिपेंडेंट एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। और जैसे ही एंटीजन यहाँ पे आएंगे इसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, और ये यहाँ तक पहुँचने के बाद ये सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे, और एक्टिवेट होने के बाद ये लोग भी रिस्पॉन्स शो कर सकते हैं। अब माउस के अंदर मार्जिनल जोन बी सेल्स की बात करें तो यहाँ पे हायर लेवल ऑफ IgM CD21 CD80 86 का एक्सप्रेशन होता है
लेकिन आईजीडी का एक्सप्रेशन कम देखने को मिलता है। और मार्जिनल जोन बी सेल्स प्लाज्मा ब्लास्ट सेल्स में ज़्यादा तेजी से डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं और बहुत एफिशिएंटली एंटीजन के साथ बाइंड कर सकते हैं और बाइंड करके उसको एलिमिनेट कर सकते हैं बॉडी में। सो यहाँ पे 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। आईजीएम जिसे बी सेल रिसेप्टर भी कहा जाता है, CD21 जो कि बी सेल रिसेप्टर का एक को रिसेप्टर है, CD8086 जो कि टी हेल्पर सेल्स के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है। अब मान लो कि कोई एक एंटीजन आ गया है, उस एंटीजन को पहले हमने क्या किया, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन के साथ जोड़ दिया, C3D और C3DG के साथ जोड़ा। जैसे ही जोड़ेंगे तो एंटीजन जो है वो बी सेल रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, लेकिन ये जो CD21 है वो C3D के साथ बाइंड करेगा और जिसके कारण एविडिटी इंक्रीज हो जाएगी। साथ ही साथ CD8086 है तो ये क्या कर सकता है, टी हेल्पर सेल्स के साथ भी बाइंडिंग करके टी हेल्पर सेल्स को भी एक्टिवेट करा सकता है और रिस्पॉन्स देखने को मिल सकता है हम लोग को मार्जिनल जोन बी सेल्स की वजह से। ठीक है, अब देखो निगेटिव, अब बी सेल्स बार बार पॉजिटिवली रेगुलेट हो, ये चीज तो हमने देख लिया। कुछ सिग्नल जो होते हैं वो बी सेल्स की सिग्नलिंग को निगेटिवली रेगुलेट करते हैं, जैसे कि एग्जांपल है CD22। CD22 जो होता है वो निगेटिव सिग्नलिंग देता है ताकि वहां पे जो पॉजिटिव सिग्नलिंग है उसको चेक किया जा सके, रोका जा सके। दूसरा जो सिग्नल होता है एब्सिस गामा रिसेप्टर 2B के द्वारा भी क्या हो सकता है, दूसरा निगेटिव सिग्नलिंग दिया जा सकता है और इसके द्वारा भी बी सेल्स के एक्टिवेशन को रोका जा सकता है। CD5 भी जो होता है वो निगेटिव रेगुलेटर की तरीके से काम करता है और यहाँ पे जो B10 बी सेल्स होते हैं वो भी पाए जाते हैं और वो इंटरल्यूकिन 10 सिक्रीट करते हैं और ये इंटरल्यूकिन 10 भी जो होता है वो निगेटिव रेगुलेटर के तरीके से काम करता है। अब इतने सारे जो निगेटिव रेगुलेटर्स पढ़ लिए, इनका काम क्या होता है? देखो, जब बी सेल्स एक बार एक्टिवेट हो गया तो वो डिवाइड करना स्टार्ट करता है। अगर उसको डिवीजन का सिग्नल ही मिलते रहेगा तो वो डिवाइड करता रहेगा और एक जब इम्यून रिस्पॉन्स खत्म भी हो गया तो भी ये सेल्स डिवाइड करते रहेंगे और अगर डिवीजन अनकंट्रोल्ड हो जाए तो अनकंट्रोल्ड डिवीजन को ही तो कैंसर कहा जाता है। तो बी सेल का कैंसर ना हो जाए इसलिए ये जरूरी है कि बी सेल के ग्रोथ को रोका जाए और बी सेल के ग्रोथ को बैलेंस करने के लिए हम कुछ निगेटिव सिग्नलिंग चलाते हैं। वो CD22 की वजह से चल सकता है, एफसी गामा रिसेप्टर 2B की वजह से चल सकता है, CD5 की वजह से चल सकता है और इंटरल्यूकिन 10 की वजह से चल सकता है, ताकि बी सेल का प्रोलिफरेशन को कंट्रोल किया जा सके और जब जरूरत हो तभी बी सेल्स को डिवाइड कराया जा सके और इस तरीके से तुम्हारे बी सेल का रिस्पॉन्स खत्म हो जाता है। तो बी सेल का जो सिग्नल रिस्पॉन्स था उसमें सिंपल सी चीजें तुम लोगों ने पढ़ी।